समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन विभा देवी के भीतर एक जंग अभी बाकी थी। वह जंग किसी और से नहीं, खुद से थी। मनीषा वापस शहर लौट चुकी थी। काम का दबाव बढ़ गया था, नाम फैल रहा था, पहचान बन रही थी, लेकिन दिल अब भी उसी घर से बंधा था जहां उसने पहली बार खुद को खोया भी था और पाया भी। विभा देवी अक्सर रात को अकेली छत पर बैठ जाती थी। नीचे पूरा घर सो रहा होता, लेकिन उनके भीतर जागा हुआ अतीत उन्हें सोने नहीं देता। उन्हें याद आता कैसे उन्होंने हर रिश्ते को जरूरत और खर्च में तौला, कैसे उन्होंने बेटे की खुशी को भी जोखिम समझा, और कैसे आज वही बेटा उन्हें इज्जत देता है। डर नहीं, क्या मैं सच में बदल गई हूँ? वे खुद से पूछती। कंजूसी आदत नहीं थी, वह उनकी सुरक्षा कवच थी, जिसे उतारने का मतलब था खुद को असुरक्षित मान लेना। एक दिन बैंक से फोन आया। एफडी मैच्योर हो चुकी थी, काफी बड़ी रकम। पहले वाली विभा देवी होती तो बिना सोचे फिर से निवेश कर देती, लेकिन आज उन्होंने फोन रखते हुए गहरी सांस ली। उसी शाम संजय घर लौटा तो देखा माँ कुछ परेशान थी। माँ, सब ठीक है? उसने पूछा। विभा देवी ने पहली बार सच कहा, मुझे डर लग रहा है। संजय चौंक गया, उसने कभी यह वाक्य अपनी माँ के मुंह से नहीं सुना था। किस बात का? उसने धीरे से पूछा। अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो क्या मेरे पास कुछ बचेगा? उनकी आवाज कांप रही थी। संजय ने माँ का हाथ थाम लिया। आप हमारे पास रहेंगी, यही सबसे बड़ी पूंजी है। उस रात विभा देवी देर तक सोचती रही, और पहली बार उन्होंने हिसाब नहीं लगाया, सिर्फ महसूस किया। उधर मनीषा के सामने भी एक बड़ा फैसला खड़ा था। उसे ऑफर मिला था, विदेश जाने का, काम, पैसा, पहचान, सब कुछ, लेकिन इसका मतलब था लंबी दूरी, और शायद एक स्थायी दूरी। उसने संजय को फोन किया। अगर मैं चली गई? उसकी आवाज अधूरी रह गई। संजय ने पूरा वाक्य सुनने से पहले ही कहा, अगर ये तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मनीषा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे यही डर था कि कहीं उसके सपने फिर किसी रिश्ते पर भारी न पड़ जाएं। लेकिन सबसे बड़ा डर अब भी बाकी था, विभा देवी। मनीषा जानती थी यह फैसला उनकी माँ जैसी सास के लिए आसान नहीं होगा। कुछ दिन बाद मनीषा घर आई। ये यात्रा काम की नहीं, सच बोलने की थी। रात के खाने के बाद तीनों बैठे, हवा में कुछ अनकहा था। मनीषा ने हिम्मत जुटाई, मां जी, मुझे एक मौका मिला है देश के बाहर काम करने का। कमरे में सन्नाटा छा गया। विभा देवी ने थाली रख दी। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन चेहरा शांत था। कब? उन्होंने पूछा। अगले कुछ महीनों में, मनीषा ने कहा। संजय कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रुक गया। विभा देवी उठी, अपने कमरे में गईं, दरवाजा बंद कर लिया। अंदर बैठकर उन्होंने अलमारी खोली। एफडी के कागज, गहने, डायरी, सब सामने थे। यही था उनका आखिरी इम्तिहान। अगर मनीषा चली गई तो क्या वे फिर अकेली रह जाएंगी? और अगर उन्होंने उसे रोक लिया तो क्या वे फिर वही औरत बन जाएंगी जिससे वे खुद नफरत करती थीं? आंसू डायरी पर गिर पड़े। उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर उन्होंने पहली बार कुछ लिखा। हिसाब नहीं, कबूलनामा। मैं डरती हूँ, लेकिन अब मैं डर के सहारे नहीं जीना चाहती। सुबह हुई। विभा देवी ने सबको बुलाया। आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। मनीषा, उन्होंने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। मनीषा को लगा उसने ठीक से सुना नहीं। मैं नहीं चाहती, विभा देवी ने आगे कहा, कि मेरी वजह से तुम अपने सपनों का सौदा करो। फिर उन्होंने संजय की तरफ देखा। और तुम उसे रोकना मत, साथ देना। ये था विभा देवी का सबसे बड़ा त्याग, अपने अकेलेपन को चुनना ताकि किसी और की उड़ान न कटे। मनीषा रो पड़ी। उसने आगे बढ़कर विभा देवी को गले लगा लिया। ये गले लगना सास बहू का नहीं था, ये दो औरतों का था जो एक दूसरे को समझ चुकी थीं। उस दिन विभा देवी ने बैंक जाकर एफडी तोड़ दी। पैसों का एक हिस्सा मनीषा के नए सफर के लिए रखा। ये खर्च नहीं है, उन्होंने कहा, यह विश्वास है। रात को जब वे अकेली बैठी तो पहली बार अकेलापन उन्हें डरावना नहीं लगा। उन्हें लगा उन्होंने कुछ खोया नहीं, बल्कि खुद को पा लिया है। और मनीषा, उसने तय कर लिया था, वह दूर जाएगी लेकिन जड़ें नहीं काटेगी, क्योंकि अब ये घर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, उसकी पहचान का हिस्सा था। विदाई का दिन कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे दिल में उतरता है, हर सांस के साथ भारी होता जाता है। मनीषा का सूटकेस फिर से कमरे में खुला पड़ा था, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं भरा था। उसमें सपने थे, और उन सपनों के बीच एक घर की खुशबू।
विभा देवी दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वही चौखट जहां कभी उन्होंने मनीषा को डर के साथ खड़ा देखा था, आज वही चौखट उन्हें खाली लग रही थी। सब रख लिया? उन्होंने पूछा। ये सवाल साधारण था, लेकिन उनके लिए असाधारण। मनीषा ने सिर हिलाया। हाँ मान जी। संजय बाहर गाड़ी निकाल रहा था। घर में कुछ पल के लिए सिर्फ 2 औरतें थीं, 2 पीढ़ियां, 2 कहानियां। विभा देवी अंदर गई और एक छोटा सा डिब्बा ले आई। ये रख लो, उन्होंने कहा। अंदर एक साधारण सी चेन थी, सोना नहीं, पर उसमें सालों का संकोच पिघल चुका था। यह मैंने अपनी शादी के बाद खरीदी थी, विभा देवी ने कहा, लेकिन कभी पहनी नहीं, डर लगता था। मनीषा ने डिब्बा बंद किया। मैं इसे पहनूंगी, उसने कहा, आपकी हिम्मत की तरह। विभा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने मनीषा के माथे पर हाथ रखा। ये हाथ कभी आदेश देता था, आज आशीर्वाद दे रहा था। स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन मनीषा को सब धुंधला लग रहा था। उसकी नज़र बस विभा देवी पर थी। ट्रेन आने की घोषणा हुई। विभा देवी ने पहली बार खुद आगे बढ़कर कहा, जाओ बेटी और खुश रहो। ये बेटी मनीषा के दिल में हमेशा के लिए बस गया। ट्रेन चली। मनीषा ने खिड़की से देखा। विभा देवी वहीं खड़ी थी, हाथ हिला रही थी, बिना आंसू छुपाए। घर लौटते वक्त विभा देवी बहुत चुप थीं। पहले ये चुप्पी उन्हें मजबूत बनाती थी, आज ये चुप्पी उन्हें सच्चा बना रही थी। घर आकर उन्होंने मनीषा का कमरा खोला। बिस्तर सलीके से सजा था, अलमारी खाली थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। यह उसका कमरा है, उन्होंने खुद से कहा, खाली नहीं। दिन बीतने लगे। मनीषा की नई दुनिया तेज रफ्तार थी। काम, मीटिंग्स, नई भाषा, नई संस्कृति। कभी कभी वह थक जाती और तभी फोन बजता। खाना समय पर खाया? विभा देवी की आवाज़। ये सवाल अब रोक नहीं था, सहारा था। विभा देवी भी बदल रही थी। उन्होंने पहली बार मोहल्ले की औरतों के साथ हंसना शुरू किया। पहले वे सिर्फ सलाह देती थीं, अब सुनती भी थीं। एक दिन पड़ोस की बहू रोती हुई आई। पैसों की परेशानी थी। पुरानी विभा देवी होती तो कहती, अपने घर देखो। लेकिन आज उन्होंने अलमारी खोली और कुछ पैसे निकाल दिए। यह उधार नहीं है, उन्होंने कहा, ये भरोसा है। ये कहते वक्त उनका दिल हल्का हो गया। संजय ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था उसकी माँ अब जीना सीख रही है। एक शाम मनीषा का फोन आया। आवाज़ कांप रही थी, माँ जी, मुझे डर लग रहा है। विभा देवी बिना सोचे बोली, डर आए तो रो लेना, पर वापस मत भागना। ये वही औरत थी जो कभी डर को जंजीर बनाती थी, आज वही डर को पंख बना रही थी। मनीषा रो पड़ी, लेकिन वह रोना कमजोरी का नहीं था। कुछ महीनों बाद मनीषा को बड़ा सम्मान मिला। अखबार में नाम छपा। संजय ने वह अखबार विभा देवी के सामने रखा। उन्होंने चश्मा लगाया, नाम पढ़ा और चुपचाप माथे से लगा लिया। मेरी बहू, उन्होंने कहा, मेरी बेटी। उस रात उन्होंने डायरी फिर खोली। इस बार नए पन्ने थे। उन्होंने लिखा, सबसे बड़ी बचत पैसे नहीं, रिश्ते होते हैं। कहानी अब अपने अंतिम मोड़ पर थी, क्योंकि अब कंजूसी हार चुकी थी और इंसानियत जीत रही थी। लेकिन हर जीत एक आखिरी परीक्षा मांगती है, और वह परीक्षा अभी बाकी थी। जिंदगी कभी चेतावनी देकर इम्तिहान नहीं लेती, वह बस एक दिन सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब चुनो। विभा देवी उस सुबह देर तक सोती रही। शरीर में अजीब सी थकान थी, जैसे रात भर कोई बोझ ढोया हो। उठकर जब उन्होंने पानी का गिलास उठाया तो हाथ कांप गए। शायद उम्र, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन भीतर कहीं उन्हें पता था, ये सिर्फ उम्र नहीं है। संजय ऑफिस चला गया था। घर में सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा अब डरावना नहीं लगता था। ये वही सन्नाटा था जिसमें वे खुद को सुन सकती थीं। दोपहर के वक्त अचानक सीने में तेज दर्द उठा। विभा देवी कुर्सी पर बैठ गईं। सांस भारी होने लगी। पहले वाली विभा देवी होती तो शायद सह लेती, पैसे बचाने के नाम पर दर्द भी बचा लेती। लेकिन आज उन्होंने फोन उठाया। संजय, आवाज टूट रही थी। अस्पताल की सफेद दीवारें फिर से उन्हें पुराने दिनों में ले गईं। वही डर, वही बेबसी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा, उसने कहा। संजय का चेहरा उतर गया। खर्च, वह बोलते बोलते रुक गया। विभा देवी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस साफ सच्चाई थी। पैसे बचाने के लिए जिंदगी नहीं बचाई जाती, उन्होंने कहा। ये वाक्य उनकी पूरी जिंदगी का उल्टा था। विभा देवी ने कहा, संजय, आप
संजय ने उसी वक्त मनीषा को फोन किया। मनीषा मीटिंग में थी। फोन वाइब्रेट हुआ। नाम देखा, संजय। दिल बैठ गया। सब कुछ छोड़कर वह बाहर निकली। जब संजय ने बताया तो मनीषा को लगा जमीन खिसक गई। मैं आ रही हूँ, उसने बिना सोचे कहा। रात की फ्लाइट मिली। सूटकेस फिर खुला, लेकिन इस बार सपनों के लिए नहीं, दुआओं के लिए। अस्पताल में विभा देवी अकेली लेटी थी। मशीनों की आवाज उनकी सांसों को गिन रही थी। उन्हें मनीषा की बहुत याद आ रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, अगर कुछ हो गया तो क्या मैंने पर्याप्त बदल लिया। उनकी आंखें बंद हो गईं। दरवाजा खुला। मनीषा अंदर आई, थकी हुई, घबराई हुई। मां जी, उसकी आवाज भर्रा गई। विभा देवी ने आंखें खोलीं। कमजोर मुस्कान आई। इतना खर्च क्यों किया, उन्होंने धीमे से कहा। मनीषा रो पड़ी। आप अभी भी नहीं बदली, उसने रोते हुए कहा। विभा देवी ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, अब बदल गई हूँ, उन्होंने कहा। इसलिए बुलाया। उस रात तीनों वहीं थे। कोई हिसाब नहीं, कोई डर नहीं। डॉक्टर ने बताया इलाज लंबा होगा, महंगा भी। संजय चुप बैठा था। मनीषा ने उसका हाथ दबाया। विभा देवी ने धीरे से कहा, अलमारी में कागज हैं, सब बेच देना। संजय चौंक गया। माँ, मैंने जमा इसलिए किया था कि जरूरत पड़े, उन्होंने कहा। और आज सबसे बड़ी जरूरत जिंदा रहना है। यह उनका अंतिम बड़ा फैसला था। इलाज शुरू हुआ। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। मनीषा ने विदेश का काम फिलहाल रोक दिया। वह अस्पताल और घर के बीच बंट गई। विभा देवी यह सब देख रही थी। उन्हें दर्द था, पर उससे ज्यादा संतोष। मैंने अगर पहले ऐसा किया होता, वे सोचती, तो शायद जिंदगी हल्की होती। एक शाम विभा देवी ने मनीषा से कहा, अगर मैं न रहूं, ऐसा मत कहिए। मनीषा ने बीच में रोका। सुनो, विभा देवी ने मजबूती से कहा, अगर मैं न रहूं तो इस घर को डर से मत चलाना। मनीषा ने सिर हिला दिया। आंसू चुपचाप गिरते रहे। इलाज असर दिखाने लगा। डॉक्टर ने उम्मीद दी। उस दिन विभा देवी ने पहली बार खुलकर हंसा। लगता है, उन्होंने कहा, भगवान भी चाहता है कि मैं पूरी तरह सुधर जाऊं। घर लौटने का दिन आया। घर वही था, लेकिन अब वह घर नहीं, आसरा था। विभा देवी ने कमरे में आकर अलमारी खोली। अब उसमें डर नहीं था। उन्होंने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। लिखा, मैंने जीवन भर बचाया, आज जीना सीखा। मनीषा ने वह पन्ना पढ़ा और उनकी आंखों में देखा। वह समझ गई, कहानी अपने अंत के बहुत करीब है। लेकिन यह अंत दुख का नहीं था। यह अंत माफी का था, समझ का था, और उस सास का था जो आखिरकार माँ बन गई थी। सुबह की धूप आज कुछ अलग थी, जैसे वह सिर्फ उजाला नहीं, एक पूरा जीवन लेकर आए हो। विभा देवी खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में चाय का कप था, लेकिन नजर बाहर नहीं, अपने भीतर थी। अस्पताल से लौटे कई दिन हो चुके थे। शरीर अभी कमजोर था, पर मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। मनीषा रसोई में थी। चम्मच की हल्की आवाज घर को घर बना रही थी। संजय अखबार पढ़ते हुए कभी कभी माँ की तरफ देख लेता, जैसे यकीन कर रहा हो सब सच है। विभा देवी ने धीरे से आवाज दी, मनीषा। यह आवाज आदेश नहीं थी, ये पुकार थी। मनीषा पास आई। जी माँ जी। विभा देवी ने उसका हाथ पकड़ा। वह हाथ जिसे कभी उन्होंने डराया था, आज वही हाथ उन्हें सहारा दे रहा था। बैठो, उन्होंने कहा। मनीषा बैठ गई। संजय भी पास आ गया। कुछ पल तीनों चुप रहे। फिर विभा देवी बोली, मैंने अपनी जिंदगी डर के हिसाब से जी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें साफ थीं। मुझे लगा, अगर पैसे बचा लिए तो कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन मैं ये भूल गई कि सबसे बुरा दिल का सूख जाना होता है। मनीषा की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, विभा देवी ने कहा, और तुमने मुझे इंसान बनाकर लौटा दिया। ये वाक्य मनीषा के दिल में हमेशा के लिए उतर गया। माँ जी, मनीषा ने धीरे से कहा, अगर आप न बदलती तो शायद मैं भी खुद को कभी नहीं पहचान पाती। ये सच था। अगर विभा देवी वह कंजूस सास न होती, तो मनीषा वह मजबूत औरत न बनती। संजय ने दोनों के हाथ थाम लिए। उसकी आंखें नम थीं। मैं चाहता हूँ, उसने कहा, कि यह घर अब डर से नहीं, प्यार से चले। विभा देवी ने सिर हिलाया। अब हिसाब नहीं रखूंगी, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब यादें रखूंगी। कुछ दिनों बाद घर में एक छोटा सा समारोह हुआ। बड़ा नहीं, महंगा नहीं, बस अपने लोग, अपनी हंसी,
मनीषा को फिर से विदेश जाने की तैयारी करनी थी, लेकिन इस बार कोई विदाई भारी नहीं थी। विभा देवी खुद बाजार गईं, बहू के लिए कपड़े खरीदे। थोड़ा ज्यादा खर्च हुआ, संजय ने हंसकर कहा। माँ, हिसाब? विभा देवी ने भी हंसते हुए कहा। आज दिल ने खर्च कर दिया। विदाई के दिन वही चौखट थी, लेकिन अब डर नहीं था। विभा देवी ने मनीषा को गले लगाया। लंबे समय तक जहाँ रहो, उन्होंने कहा, खुद को कभी छोटा मत समझना। मनीषा ने सिर हिलाया। और आप? उसने कहा, खुद को कभी अकेला मत समझना। ये रिश्ता अब सास बहू का नहीं था, ये दो औरतों का था, जो एक दूसरे की कहानी बन चुकी थी। मनीषा चली गई। घर में सन्नाटा आया, लेकिन खालीपन नहीं। विभा देवी अब पड़ोस की औरतों के लिए सलाह नहीं, साथ थीं। वे बच्चों को पैसे नहीं, कहानियां देती थीं। डायरी अब भी थी, लेकिन अब उसमें हिसाब नहीं लिखा जाता था। एक दिन विभा देवी ने आखिरी पन्ना खोला और लिखा, मैंने जीवन भर जोड़ना सीखा, आज छोड़ना सीखा, और उसी छोड़ने में सब पा लिया। शाम को वे कुर्सी पर बैठी, आसमान देखा, चेहरे पर सुकून था। संजय पास आया। माँ, ठीक हो? विभा देवी मुस्कुराई। अब हाँ, क्योंकि अब उन्हें डर नहीं था, न पैसों का, न अकेलेपन का, न कल का। उन्होंने समझ लिया था, सबसे बड़ी बचत पैसा नहीं, रिश्ते होते हैं, और सबसे बड़ी विरासत डर नहीं, प्यार होता है। यही थी कंजूस सास की पूरी कहानी। एक औरत जो सास बनी, फिर माँ बनी, और अंत में एक अच्छा इंसान।